कल की क्लास में हमने देखा था पावर के 3 फॉर्मूले लिखाए थे। मैंने एक v² आर लिखाया था, और एक p बराबर I² आर लिखाया था, और एक p बराबर v इंटू आई, ये 3 लिखाए थे। ठीक है, और पावर की इकाई बताई थी क्या होती है? पावर की इकाई क्या होती है? वॉट। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट आवर्स। ठीक है, क्या होती है? किलो वाट आवर्स। इसी को हम कहते हैं यूनिट। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका पैसा यूनिट के हिसाब से लगता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वाणिज्यिक इकाई, कमर्शियल यूनिट। ठीक है, इसको कहते हैं हम कमर्शियल यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर्स को कौन सी यूनिट कहते हैं? कमर्शियल यूनिट। ठीक है, वाणिज्यिक इकाई। तो ये पावर निकालने के लिए, ऊर्जा निकालने के लिए भी फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हम 2 नियम समझते हैं। ठीक है, 2 नियम बहुत ही फेमस नियम है। ठीक है, एक है किरचॉफ के नियम है यहाँ पर, किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ के नियम में 2 नियम है। ठीक है, एक है पहला नियम, पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम कौन सा नियम है? तो इसको बोलते हैं किरचॉफ का धारा का नियम। किरचॉफ का धारा का नियम। ठीक है, किरचॉफ का धारा का नियम। धारा का नियम ये कहता है कि किसी भी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। ठीक है, किसी भी नोड पर या जंक्शन पर, ठीक है, जंक्शन या संधि कहा जाता है उसको, किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। ठीक है, अब समझो, मान लो कोई संधि है, ये एक संधि है, इस पर धारा कौन कौन सी आ रही है? तो इस पर धारा आ रही है मान लो I1, और आ रही है कौन सी? I2, और जा रही है कौन सी? I3, जा रही है I4, ठीक है, I5 जा रही है, और I6 आ रही है, और I7 आ रही है। ठीक है, तो आने वाली धारा को हम प्लस ले लेते हैं, जाने वाले को माइनस ले लेते हैं। ठीक है, बीजीय योग का मतलब यही होता है। इसका मतलब होता है धारा का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इस तरीके से लिखा जाता है, बीजीय योग शून्य। ठीक है, तो आने वाली करंट कौन सी? I1, तो प्लस ले लो, I2 को प्लस ले लो, I3 को माइनस ले लो क्योंकि जा रही है, I4 को माइनस ले लो, I5 माइनस, ठीक है, I6 प्लस, ठीक है, I7 प्लस। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब एक तरफ प्लस वाले को उधर ले जाओ तो माइनस वाले को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I6 प्लस I7 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। ये उधर जाके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी धारा है? तो ये आने वाली धारा। और ये कौन सी धारा है? तो ये है जाने वाली धारा। ठीक है, आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर। ठीक है, जितनी धारा यहाँ पर आ रही है उतनी ही धारा यहाँ पर जा रही है, इसलिए आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो हमने बीजीय योग है वो कितना ले लिया? शून्य। ठीक है, जितनी धारा आ रही है उतनी ही जा रही है। ठीक है, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजीय योग कितना हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, किसी कोई कन्फ्यूजन?
इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे साथ में, ठीक है। तो पहला नियम है, पहला नियम का क्या कहलाता है? किरचॉफ का धारा का नियम, ठीक है। तो पहले नियम को हम केसीएल भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम केसीएल भी कहते हैं, किरचॉफ का करंट लॉ, ठीक है। एल का मतलब लॉ, केसीएल भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा नियम होता है जिसको कहा जाता है केवीएल, दूसरा नियम। सबसे पहले तो एग्जाम में ये पूछता है कि दूसरे नियम में क्या बताया गया है। तो जो दूसरा नियम है इसमें बताया गया है वोल्टेज के नियम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। इसमें ये बताया गया है, ठीक है, कि किसी परिपथ में, परिपथ यानी सर्किट, परिपथ में यानी सर्किट में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल तथा विभवपात, तथा विभवपात का बीजीय योग शून्य होता है। क्या होता है बीजीय योग? शून्य। किसका? विद्युत वाहक बल तथा विभवपात, ठीक है। विद्युत वाहक बल होता है ई से दर्शाते हैं और विभवपात होता है आई आर। इसका बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये कौन सा नियम है? किरचॉफ का दूसरा नियम। इसको हम केवीएल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, ठीक है। दूसरा नियम को हम किस नाम से जानते हैं? केवीएल का नियम, ठीक है। कितने नियम है? दो। पहला नियम केसीएल किसके बारे में बताता है? धारा के बारे में, कि किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, यानी जितना आएगा उतना ही जाएगा, ठीक है। दूसरे नियम में ये बताया गया है कि जो वोल्टेज होता है, जितना वोल्टेज देते हैं उतना ही रहता है, ठीक है। तो उसको अगर हम जोड़ेंगे तो बीजीय योग कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी जितना ईएमएफ होगा उतना ये ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मान लो एक हमारे पास बेसिक परिपथ है, यहाँ पर ऐसे, इसको हमने वोल्टेज दिया है, ये इसका वोल्टेज भी है, या ई ले लो, ठीक है। और इसमें धारा बह रही आई, इसमें धारा कितनी बह रही? आई। तो ये वाला प्लस होता है, बड़ा वाला, और नीचे वाला माइनस, ठीक है। और इसको ले लो R1 और इसको ले लो क्या है? R2, ठीक है। एक वोल्टेज और लगा लो यहाँ पर E2, यहाँ वोल्टेज कौन सा लगा लो? E2। ये E1 ले लो इसको और इसको E2। अब इसमें हमें KVL लगाना है, तो सबसे पहले करंट कहाँ से फ्लो होता है? प्लस से माइनस। तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ पर माइनस, और यहाँ प्लस माइनस इसमें बना ही हुआ है पहले से, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वापस घूम के यहीं आएंगे। तो हम इसमें प्लस वाले को प्लस, प्लस वाले को प्लस, और माइनस वाले को क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ से चले तो कहाँ से एंटर कर रहे हैं? माइनस से, तो क्या लिखेंगे? माइनस का E1। यहाँ से आए तो कहाँ से एंटर कर रहे हैं? प्लस से, तो क्या लिखेंगे? प्लस का R1 इंटू I1, R1 इंटू आई, प्लस का RI इंटू R1। यहाँ से आए तो फिर से कहाँ एंटर किए? प्लस, क्या लिखेंगे? I इंटू R2, ठीक है। क्योंकि ये वोल्टेज है तो इसको भी हमें वोल्टेज बनाना पड़ेगा। वोल्टेज के साथ प्रतिरोध कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। वोल्टेज के साथ प्रतिरोध नहीं जुड़ेगा, उसको भी वोल्टेज बनाना पड़ेगा। फिर कहाँ से एंटर कर रहे हैं? प्लस से। ये वाला क्या है? प्लस, तो प्लस से क्या लिखेंगे? प्लस का E2 बराबर कितना? 0।
तो यहाँ पर I कॉमन ले लो, ठीक है, क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है, क्योंकि E1 उधर जाएगा तो प्लस और E2 माइनस, तो I बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इस तरीके से हम KVL लगाना भी सीख सकते हैं, बस करंट की दिशा के हिसाब से प्लस से एंटर करो तो प्लस और माइनस से एंटर करो तो माइनस ले लो, ठीक, ये एक बेसिक है। हालांकि ज़्यादा ITI लेवल पे ज़्यादा टफ क्वेश्चन इससे नहीं बनते, ठीक है, बीटेक वगैरह पे बनते हैं। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ठीक है, दूसरा नियम है। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी जगह यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो किरचॉफ के कितने नियम थे, 2 नियम थे, पहला नियम और दूसरा नियम। पहले नियम में किसके बारे में बताया गया है, पहले नियम में क्या बताया गया है, धारा के बारे में। पहले नियम में किसके बारे में बताया गया है, धारा के बारे में बताया गया है। पहले नियम में किसके बारे में बताया गया है, धारा के बारे में। दूसरे नियम में किसके बारे में बताया गया है, वोल्टेज के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं, एक सिद्धांत होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, एक सिद्धांत होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें 5 प्रतिरोध होंगे, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होगा, कितने प्रतिरोध होंगे, 5 नहीं होंगे तो यहाँ एक गैल्वेनोमीटर होगा, एक प्रतिरोध यहाँ लगा होगा, ठीक है, और एक प्रतिरोध यहाँ लगा होगा, ठीक है, और एक प्रतिरोध यहाँ लगा होगा, ठीक है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा होगा, ठीक है। अब पेपर में क्या रहेगा, पेपर में यहाँ एक वोल्टेज लगा देगा ऐसे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू दिया रहेगा, ये गैल्वेनोमीटर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर प्रतिरोध दिया रहेगा, इस पर दिया रहेगा P, इसको दिया रहेगा Q, इसको दिया रहेगा R, इसको S, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट का गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, और दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये संतुलित होता है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज जब संतुलित होता है, संतुलित होता है ना, ये बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है, तो संतुलित में इसमें जो करंट जाता है गैल्वेनोमीटर पे वो कितना होता है, 0। गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट IG का मान कितना होता है, 0। इसलिए हम P का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, S के साथ, P का गुणा S के साथ, और R का Q के साथ, R का Q के साथ, और दोनों क्या होंगे, बराबर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, PS बराबर RQ के, ठीक है, PS बराबर किसके हो जाएगा, RQ के, ठीक है, समझ में आया, बन जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। इसका गुणा किसके साथ करना है, इसके साथ, इसका इसके साथ, दोनों का गुणा कर दो और मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लो, आंसर, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके हम क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। IG बराबर कितना होगा, 0। बैलेंस कंडीशन में IG का मान कितना होगा, 0, ठीक है, कोई दिक्कत, बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ओपन सर्किट के बारे में और शॉर्ट सर्किट के बारे में, ठीक है। ओपन सर्किट, खुला परिपथ, ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ,
खुले परिपथ की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ये तार है, ठीक है, इस तार से बहुत सारे लैंप जुड़े हैं। एक लैंप ये जुड़ा है, दूसरा लैंप ये जुड़ा है, तीसरा लैंप ये जुड़ा है। ऐसे लैंप जुड़े हैं और हम इन दोनों को यहाँ से वोल्टेज दे के रखें, ठीक है, यहाँ से हम एक प्लस माइनस वोल्टेज दे के रखें। ये सारे लैंप जल रहे हैं, ठीक है। अब ये वोल्टेज मान लो कितना है, 220 वोल्ट का है। कितना है? 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट है, हमने यहाँ पर एक स्विच लगाया, तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करते ही सप्लाई इसको मिल जाएगी, इसको सप्लाई मिल जाएगी और इसको सप्लाई मिल जाएगी, तीनों को सप्लाई मिल जाएगी, ठीक, तीनों जल रहे हैं। अचानक क्या हुआ, अचानक तार यहाँ पे मान लो टूट गया बीच में, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? खुला परिपथ। क्या कहेंगे हम इसको? खुला परिपथ। अब क्या होगा, इसमें अब कोई लैंप नहीं जलेगा क्योंकि बीच में टूट गया, तो करंट कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो इसमें खुला परिपथ हो गया, तो इसमें धारा का मान कितना हो जाता है? 0। अब अगर कोई पूछता है कि एक बात बताओ, धारा तो यहाँ 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा इन बिंदुओं पर? तो यही वाला वोल्टेज यहाँ मिलेगा, 220 वोल्टेज मिलेगा, लेकिन वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज कितना मिलेगा? 220, ठीक है, वही वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा। या एक लैंप को हटा लिया जाए तो वोल्टेज कितना मिलेगा? 220, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में, लेकिन करंट का मान कितना हो जाएगा? 0। अगर ये लैंप समांतर में लगे होते, ठीक है, अब इस केस में कोई लैंप नहीं जलेगा, इस केस में कोई लैंप नहीं जलेगा। अब हम बात करते हैं अगर ये समांतर में लगे होते, समांतर क्रम में लगे होते, ऐसे एक ये लैंप, एक ये लैंप, एक ये लैंप, और यहाँ पर एक खुला परिपथ हो जाता यहाँ पर, ठीक है, तो बाकी दो लैंप जलते, ठीक है, बाकी दो लैंप चलेंगे क्योंकि बाकी दो लैंप को वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ से इसको मिल रहा है, दोनों को वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला लैंप यहाँ से करंट कितना हो जाएगा? 0, लेकिन यहाँ करंट I1 I2 रहेगा और I3 भी रहेगा, ठीक है, ये दोनों करंट रहेंगे, तो लैंप जो तीसरा वाला है L3 नहीं जलेगा, ठीक है, बाकी दो जलेंगे, सेम जलेंगे जैसा पहले जल रहे थे क्योंकि दोनों को बराबर वोल्टेज अभी भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, ओपन सर्किट में करंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है, और वोल्टेज वही मिलता है जो वहाँ पर रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं आजकल, आग लग गई तो क्या बोल देते हैं? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये शॉर्ट सर्किट इतनी खतरनाक चीज़ क्यों है, ये समझो बना, ठीक है, शॉर्ट सर्किट इतना खतरनाक क्यों है? अब हमारे घर में दो आते हैं तार, एक आता है फेस का और एक आता है न्यूट्रल का, ठीक है। अब दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है? तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज है 230 वोल्ट, इतना वोल्टेज है घर में जो हमारे वोल्टेज आ रहा है। अब ये फेस और न्यूट्रल वाले तार अगर आपस में जुड़ जाएं, ऐसे ये दोनों तार आपस में कहीं पर भी जुड़ जाएं, फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट जुड़ जाएं, लैंप ना लगा हो, डायरेक्ट जुड़ जाएं, तो इसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन में सबसे बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखी जाती है कि कभी भी फेस और न्यूट्रल को जुड़ने मत दो आपस में। अगर फेस और न्यूट्रल आपस में जुड़ गए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखा जाता है इलेक्ट्रिकल में कि फेस और न्यूट्रल कभी भी आपस में टच ना हो, ठीक है। यदि फेस और न्यूट्रल आपस में टच हो गए, ये दोनों आपस में टच हो गए, तो टच होते ही, ठीक है, टच होते ही क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होते ही अब धारा का मान कितना होगा? तो वोल्टेज कितना है? 230, प्रतिरोध कितना है? 0, अनंत धारा फ्लो होगी, ठीक है। धारा का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्यों हो रहा है अनंत? क्योंकि ये जो फेस और न्यूट्रल के तार है, इनका प्रतिरोध लगभग 0 होता है, लगभग। जैसे 10-20 मीटर का तार है ना, उसका प्रतिरोध 0 माना जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली भी 0 मान के चलेंगे हम, क्योंकि अगर दोनों वो तार का फेस न्यूट्रल कहीं पे भी लड़ गया तो शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। तो जो फेस न्यूट्रल के तार आए रहते हैं ना, हम उनको कभी भी ज्वाइंट नहीं करते आपस में, ठीक है, कि दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट में धारा का मान कितना हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। धारा का मान कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है।
और करंट का मान कितना, धारा का मान अनंत हो जाता है और प्रतिरोध कितना हो जाता है, जीरो। प्रतिरोध कितना हो जाता है, जीरो। जबकि ओपन सर्किट में प्रतिरोध कितना हो गया था, इनफाइनाइट, क्योंकि करंट जा ही नहीं रहा था। करंट को अगर हम रोक सकते हैं तो उसके लिए प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। यदि प्रतिरोध का मान अनंत है तभी धारा रुकेगी। अनंत हो या हाई वैल्यू का हो, ज़्यादा वैल्यू का हो, ठीक है, बहुत हाई वैल्यू का हो, जैसे हम इंसुलेटर लगा देते हैं तो उससे धारा रुक जाती है। नहीं, अनंत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बट हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर खुला परिपथ है तो उसमें धारा का मान कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और बल्ब हमारा, बल्ब या प्रतिरोध है, जलेगा कि नहीं जलेगा, ठीक है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा कुल जलेगा कि नहीं जलेगा कि कहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, सीरीज सर्किट में ओपन हुआ है कि पैरेलल, ठीक है। अब हमेशा पूरे इलेक्ट्रिकल में हर जगह बात की जाती है सीरीज सर्किट की और पैरेलल सर्किट की, ठीक है, कि दो तरीके के सर्किट होते हैं, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। जैसे सीरीज सर्किट है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है और पैरेलल सर्किट का उपयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो पूरे इलेक्ट्रिकल में दो चीज़ें हैं, हमेशा ध्यान रखो, पूरे ITI में, ये पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितना भी है हर जगह सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, एक है वोल्टेज और एक करंट, ठीक है। तो दो ही चीज़ों की वैल्यू को चेंज किया जाता है, ठीक है, एक को बढ़ाया जाता है दूसरे को बढ़ाया जाता है, वही सब होता है पूरी जगह, यही सारा काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो वोल्टेज है, अगर वोल्टेज की रेटिंग हम बढ़ाना चाहते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज मिले तो हम सीरीज कनेक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही होता है, तो क्या बढ़ा ही नहीं सकते हम, जो चीज़ सेम है उसको हम नहीं बढ़ा सकते। और पैरेलल कनेक्शन का उपयोग किया जाता है करंट को बढ़ाने के लिए। सुन में आई बात, पैरेलल कनेक्शन का कहाँ उपयोग किया जाता है, करंट को बढ़ाने के लिए। क्यों करंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम है, तो सीरीज में करंट को नहीं बढ़ाया जा सकता और पैरेलल में वोल्टेज को नहीं बढ़ाया जा सकता। इस वजह से हम क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों का उपयोग करके हम फिर पावर रेटिंग बढ़ा देते हैं, वोल्टेज भी बढ़ गया और करंट भी बढ़ गया, ठीक है। तो क्योंकि पावर में क्या होता है, पावर में दो लोग हैं, ठीक है, पावर में कितनी चीजें हैं, दो। पावर में दो चीजें कौन सी है, एक है वोल्टेज और एक है करंट। करंट कहां से, वोल्टेज कहां से बढ़ेगा, सीरीज कनेक्शन से। वोल्टेज कहां से बढ़ेगा, सीरीज कनेक्शन से वोल्टेज बढ़ेगा। और धारा कहां से बढ़ेगी, पैरेलल कनेक्शन से। इसीलिए बेसिक, शुरू से ही बेसिक पढ़ाया जाता है कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। प्रतिरोध तो रहेगा ही, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, लेकिन अगर वोल्टेज और करंट, पावर हम ज़्यादा चाहते हैं तो पावर ज़्यादा होने के लिए वोल्टेज और करंट दो ही फैक्टर होते हैं, इसके मेन दो ही फैक्टर होते हैं। हालांकि बाद में पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी आता है, बट मेजर दो ही है। पावर फैक्टर तो एक अलग चीज़ है, बट मेन जो बात है वो किसकी है, वोल्टेज और करंट की। इन दोनों को बढ़ाने के लिए, एक के लिए सीरीज कनेक्शन और एक के लिए पैरेलल कनेक्शन। इसीलिए मिक्स कनेक्शन, जैसे बैटरी रहती है ना, उसमें भी सीरीज पैरेलल बनाया जाता है, क्योंकि एक बैटरी का वोल्टेज बहुत कम होता है। एक बैटरी 2.2 वोल्ट, ठीक है, अगर लेड एसिड बैटरी है, जैसे हमारे घर में जो इन्वर्टर में बैटरी लगी रहती है, तो उसके एक सेल का वोल्टेज 2.2 वोल्ट होता है। लेकिन हम 12 वोल्ट की बैटरी कैसे बनाते हैं, उस पर समांतर पहले सीरीज में कनेक्शन लगा देते हैं, फिर और समांतर में लेते हैं, तो करंट और वोल्टेज रेटिंग दोनों बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसमें बैटरी में ऐसे किया जाता है, एक बैटरी ये लगाई, एक ये लगा ली अंदर, एक ये लगा ली, इनको ऐसे हम क्या कर देते हैं, ठीक है, ऐसे सीरीज में कर दिए। तो इसका वोल्टेज जैसे 2.2 है, इसका भी 2.2 है, इसका भी 2.2 है, इसका भी 2.2 है, इसका भी 2.2, तो ये वोल्टेज इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो कुल वोल्टेज जुड़ के हमारा ये कुल वोल्टेज हमारा जुड़ जाएगा। तो अब देखो वोल्टेज तो जुड़ गया, लेकिन अगर ज्यादा करंट इनसे ले लिए ना तो ये बैंड हो जाएंगे पूरे, ठीक है, इनसे हम ज्यादा करंट नहीं ले सकते। तो फिर क्या करते हैं, एक और बना लो, जितना धारा की क्षमता बढ़ानी है उतने पाथ और बढ़ा लो, ठीक है, तो धारा की क्षमता बढ़ जाएगी। वोल्टेज सेम रहेगा, यहाँ 6 लगाओ ना तो इधर भी 6 लगाओ, ऐसा नहीं कि इधर हम 6 लगा दिए इधर कम लगा लो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है, क्योंकि समांतर में वोल्टेज सेम होना चाहिए और सीरीज में करंट सेम होना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हो तो हमारा परिपथ गलत है, ब्लास्ट होगा वो, ठीक है। समांतर में क्या होना चाहिए, वोल्टेज सेम और सीरीज में करंट सेम होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा होता है तो वो स्पार्किंग होगी और सर्किट हमारा डैमेज हो जाएगा, ठीक है।
चलो इसको PDF भेज देता हूँ मैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास मंडे होगी, ठीक है। मंडे की क्लास, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किरचॉफ के नियम पढ़े थे, ठीक है। पहला और दूसरा नियम, ठीक है। पहले नियम पे क्या था, धारा का नियम। दूसरे नियम पे वोल्टेज का नियम, ठीक है। धारा का नियम क्या कहता है, तो दरवाजा बंद करता नहीं आता गधा, ऐसे बंद करता। गुड मॉर्निंग। दूसरा नियम काहे का नियम था, वोल्टेज का नियम। धारा का नियम क्या कहता है, किसी भी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग, उधर ही करवा लो साफ, ठीक है, वो वाली क्लास करवा रहे ना उधर। किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य, करंट होता है। गधा भी करंट पे ही अटका है अभी भी। करंट कब पढ़े थे लास्ट टाइम, क्या पता, क्या रोज करंट ही पढ़ाएंगे क्या तुम, हैं कि रोज की क्लास में करंट। तो किसकी गलती नहीं आए थे तो। किरचॉफ के नियम के बाद आगे हम देखते हैं जो रेजिस्टेंस होता है, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके थे ना। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है। एक और शब्द इसमें उपयोग किया जाता है, रजिस्टर। वो लिखने वाला रजिस्टर नहीं, इसको कहा जाता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, प्रतिरोधक, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को कि मैंने क्या कहा था, जो धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। धारा को क्या करता है, रोकता है। धारा का मतलब होता है, धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर, ठीक है। तो धारा को जो रुकावट पैदा करता है उसका नाम क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हमें प्रतिरोध की ज़रूरत भी पड़ती है। मान लो कि हम मार्केट से प्रतिरोध कभी कभी लाते हैं। प्रतिरोध के कई सारे यूज भी होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन भी होता है उसका, कि करंट को कंट्रोल करने के लिए भी हम प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये धारा को नियंत्रित भी करता है। जो रुकावट पैदा कर सकता है वही तो कंट्रोल कर पाएगा इसको, ठीक है। तो करंट को कंट्रोल भी करता है। तो रजिस्टर जो होता है ये एक तरीके का एक कंपोनेंट होता है। क्या होता है ये, कंपोनेंट, ठीक है। या एक तरीके की हम क्या कह सकते हैं, डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस या युक्ति हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, कोई भी युक्ति है। कंपोनेंट मतलब कोई भी एक ऐसा औजार नहीं, वो टूल सा लगा है, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब होता है कोई भी एक डिवाइस, ठीक है, जो किसी काम के लिए हम लेके आते हैं, जैसे मार्कर है, ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या होता है, लिखते हैं हम इससे, तो हम इसको लिखना तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मार्कर, ठीक है। तो उसी तरीके से जो रजिस्टर होता है, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधक, ये इसका कंपोनेंट है और ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका गुण क्या है रजिस्टर का, कि धारा का विरोध करेगा, लेकिन ये एक तरीके का क्या है, एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब एक कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट में क्या होता है कि रजिस्टर कई सारे प्रकार के बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के रजिस्टर होते हैं, बट मेन जो रजिस्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। एक काय से बना होता है, कार्बन से। और एक होता है वायर बाउंड रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है। वायर बाउंड रजिस्टर में क्या होता है, जैसे एक ये सांचा होता है इस तरीके का, इस सांचे में ऐसे तार लपेट देते हैं, इस सांचे में हमने क्या कर दिया, तार लपेट दिया, तो ये क्या हो गया, वायर से बांधा हुआ, ठीक है।
इसको हिंदी में ऐसे ही पढ़ते हैं वायर बाउंड, वायर बाउंड प्रतिरोधक, ठीक है। और एक कार्बन कंपोजिशन, ठीक है, कार्बन से मिश्रित होकर बना हुआ है, ठीक है, मतलब इसमें कार्बन भी होता है और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसको देखोगे ना तो ये इस तरीके का दिखेगा, ऐसा, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल इमेज अगर हम देखते हैं कि ओरिजिनल इमेज क्या है, जैसे वर्कशॉप में जाओगे तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना जरूरी होता है कि कौन सी चीज़ है क्या, ठीक है, कौन सी चीज़ क्या, यही नहीं जानते हम। जब तक हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रजिस्टर जो है, ये वाला जो रजिस्टर है, हाँ, ये टीवी वगैरह पे लगा हुआ देखा होगा, ठीक है, ये प्रतिरोधक है, ठीक है। तो ये कार्बन वाले हैं, ठीक है, कौन से हैं ये, कार्बन, ठीक, ये बहुत सारे देखो ये, ठीक है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है। वायर बाउंड भी देख लो, कहाँ देखा, वायर बाउंड जो होता है इसमें भी कई सारे टाइप्स के आते हैं, ठीक है, जैसे ये है रियोस्टेड है, ये भी वायर बाउंड है, ठीक है, इसमें भी महीन तार है, ठीक, स्टील का नहीं होता प्रतिरोध, प्रतिरोध का अलग मटेरियल लगा, लगने को तो कुछ भी लग सकता है, हैं? लगा क्या होता है, हाँ, इधर इनको इधर रख लो, ये कार्बन वाले लोग हैं, एक और कहाँ गया इसके साथ वाला, पीछे दब गया, चलो ठीक है, अरे ठीक है ना, छोटा करके क्या करोगे, अच्छा, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना कार्बन वाले, इन पे क्या होता है, कोडिंग की जाती है, ठीक है, इसमें क्या की गई है, कोडिंग, और इनमें कोडिंग नहीं की जाती, इनमें नाम लिख दिया जाता है, जैसे इसमें देखो क्या लिखा है, 50 वॉट का है, ठीक है, 50 वॉट का है, प्रतिरोध का मान कितने से, ये लिखा है 10 ओम का है, ठीक है, तो 10 ओम 50 वॉट का, इस तरीके से इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो वायर बाउंड में हम लिखते हैं कि कितने मान का है, ठीक है, लेकिन इसमें लिखना आसान नहीं होता, ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, ठीक है, तो इनमें हम क्या कर देते हैं, कलर कोडिंग कर देते हैं, तो हाँ, किसका, करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी करते हैं, ज़्यादातर इनको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। ये जैसे मोटर वगैरह की स्पीड कंट्रोल करने के लिए लैब में जाओगे ना तो ये वाला मिलेगा, ठीक है, ये लैब में मिल जाएगा, ठीक है, लेबोरेटरीज पे ये वाले हमें मिल जाते हैं, वायर बाउंड वाले मिल जाते हैं, ठीक है। फिर बाकी ये है कि बहुत डिटेल पे पढ़ना है तो जब हम किसी डिवाइस किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो फिर हम और डिटेल पे पढ़ते हैं, बट हमें अभी एक बेसिक नॉलेज चाहिए कि प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब किस में कलर कोडिंग की जाती है, कार्बन वाले, ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि कलर कोडिंग कौन से प्रतिरोध पे की जाती है, कार्बन वाले पे। अब कलर कोडिंग के हिसाब से जैसे इसमें कलर कोडिंग इसमें भी की हुई है, कलर कोडिंग इसमें भी की हुई है, दोनों में कलर कोडिंग की हुई है। अब दोनों में जब कलर कोडिंग की हुई है तो दोनों का मान कैसे पता चलेगा कि किसका मान क्या है, ठीक है। तो मोस्टली जो होते हैं उसमें 4 बैंड मिलेंगे, 1 2 3 और 4, कितने बैंड मिलेंगे, 4 बैंड मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि कौन से कलर का मान कितना होता है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है कि कौन से कलर का मान कितना होता है। तो कलर का मान याद करने के लिए एक हम यहाँ पर ट्रिक का उपयोग करेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या कहती है, बी रॉय, बी रॉय,
बीबी रॉय। ठीक है, बीबी रॉय के में जो पहले इनके लेटर्स हैं इनसे हम कलर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा ग्रेट, बीबी रॉय ग्रेट, ग्रेट के बाद ब्रिटेन एंड वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीबी रॉय कोई एक आदमी है जो लंदन में रहता है एंड ही हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये पूरा रट्टा मारना। इसको रट्टा मारने के बाद पहला आएगा बी, तो पहला बी का मतलब होता है ब्लैक, पहले वाले बी का मतलब क्या होता है ब्लैक, दूसरे वाले बी का मतलब क्या होता है ब्राउन। ठीक है, तीसरे वाले बी आर, तीसरे में क्या है आर, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेंट, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद, ग्रीन के बाद कहाँ रेड कहाँ आ गया, बी है ना, ग्रेट हो गया ना ये, बी हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने कैपिटल लिखा है। ये वॉयलेट, वॉयलेट के बाद कौन बचा, ग्रे और वाइट, ग्रे एंड वाइट। ठीक है, अब इनका बस इतना ही याद करना है, इतना याद करने के बाद इसका मान निकलो 0 1 3 4 5 एंड 6 9। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसका नाम याद कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाता हूँ, उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे, इनटू 10 टू दी पावर c कर देंगे और प्लस माइनस d करेंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे d, d होगा वो परसेंटेज होगा और ये क्या बताएगा टॉलरेंस, क्या बताएगा टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू कितनी ज़्यादा हो सकती है और कितनी कम हो सकती है, क्योंकि किसी भी वैल्यू का एक निश्चित मान नहीं होता, वो मान बदल सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे हम कोई भी चीज़ नापते हैं, लंबाई ही नापते हैं, तो लंबाई कभी कभी ऐसा होता है कि वो कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है, तो उसी चीज़ को कहा जाता है टॉलरेंस। तो हमेशा टॉलरेंस लेके चला जाता है कि एक आध मीटर हम एक्स्ट्रा वायर लेके आते हैं, क्योंकि एक आध मीटर एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि टॉलरेंस के लिए। ठीक है, कि एक आध मीटर की लंबाई अगर बढ़ गई तो फिर हमें दिक्कत होगी, तो हम ज़्यादा लेके आते हैं। तो उसी तरीके से प्रतिरोध का जो मान होता है वो एक निश्चित नहीं होता, वो एक रेंज में होता है। प्रतिरोध का मान किस में होता है, एक रेंज में होता है, उस रेंज को हम क्या कहते हैं टॉलरेंस कहते हैं। इसका एक न्यूनतम मान भी हो सकता है और एक अधिकतम मान भी हो सकता है। ठीक है, इसको याद करने के बाद तीन चीज़ें हमें और याद करनी है। एक याद करना है गोल्ड, गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो कितना होता है 5%। गोल्ड के बाद आता है सिल्वर, सिल्वर का होता है 10%। उसके बाद आता है नो बैंड, जिसमें कोई बैंड ना हो उसको कहते हैं नो बैंड। नो बैंड का टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 20%। कितना होता है इसका प्लस माइनस 10%, इसका प्लस माइनस। अब ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि यही वाले चौथा बैंड यही होगा, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि बैंड जो है कोई और भी यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इनका बैंड कर लिया, तो इनका टॉलरेंस हम नहीं पढ़ते हैं क्लास में, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। ठीक है, एक क्वेश्चन निमी की जो बुक है उसमें है, ठीक है, उसमें किसी और कर लिया हुआ है। ठीक है, तो वो एक ही क्वेश्चन है, उसको देख लेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो देख लेंगे उस टाइम पे। और टेबल भी मैं बनवा दूंगा इसकी, जो ओरिजिनल टेबल है, बट ओरिजिनल टेबल पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरीके से इसको
कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला है मान लो, ठीक है। इसमें पहला कलर कौन सा है? ऑरेंज टाइप का लग रहा है, ऑरेंज। ये वाला रेड, ठीक है। ये वाला गोल्ड है, गोल्ड। तो अब हम क्या, हाँ ये रेड नहीं, ऑरेंज ही है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या फॉर्मूला बताया, ए बी इंटू 10 की घातें सी, ये बताया, ठीक है। और प्लस माइनस डी परसेंटेज में, ठीक है। तो ए क्या है, अभी रुक तो जाओ, पहले देख तो लो, हैं बुद्धि कम काम करती है क्या? पहले ए बी सी और ए डी हो गया, ये ए होगा, इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। ए में कौन सा है, ऑरेंज। ऑरेंज का कितना बताया था, कितना मान होता है ऑरेंज का, बी बी रॉय, रॉय कितने पे आ रहा है, चौथे पे, तो उसका मान कितना होगा 3, क्योंकि 0 से चालू है। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर, क्या आएगा, बी बी रॉय, बी बी आर मतलब तीसरे नंबर पे, तो कितना आएगा 2, प्लस माइनस डी, डी में क्या है, गोल्ड, गोल्ड का कितना बताया था 5%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3300, कितना हो जाएगा 3300, 10 की घाते 2 का गुणा कर दो, 3300 ओम, और प्लस माइनस 5%, मतलब इसकी वैल्यू 5% हो सकती है ज़्यादा, 5% कम। तो हम इसका 33 का कितना निकाल लेंगे 5%, ठीक है। तो 33 का 5% निकालेंगे, 3300 का 5%, तो 5 बटे क्या आ जाएगा 100, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 3 15, ठीक है। बचा कितना, 1 5 3 15 1 16, कितना आ रहा है 165। तो 165 हम क्या कर देंगे, इससे एक बार माइनस करेंगे, तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम हो जाएगा 3300 माइनस 165, ठीक है। अधिकतम मान कितना होगा, तो 3300 प्लस 165, ठीक है। तो 3300 से माइनस करोगे ना, कितना आ जाएगा 3200, एक 3100, 3135, ये हो जाएगा कितना 3465। तो ये इसकी रेंज है, इतना ओम से इतना ओम तक ये वेरी कर सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इतना परिवर्तन इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये है ट्रिक इसको निकालने की, ठीक है। इस ट्रिक को याद करोगे तभी काम बनेगा, बिना याद किए काम नहीं बनेगा, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो लिखा ही है, तो इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जिसमें जब वैल्यू लिखी हुई है तो हमें उसमें ट्रिक बनाने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें नहीं लिखा हुआ है उसको हमें याद करने की ज़रूरत है, और उसी पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रिक बनाने की, ठीक है। तो ट्रिक किस में बनेगा, इन सब में, प्रतिरोधक में, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये याद कर लोगे, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन कर लें, ठीक है, देखते हैं कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलो बना ही देते हैं, ठीक है, बना देना ज़्यादा सही रहेगा।
ब्लैक पे ब्लैक तो चलेगा नहीं। पहला हो गया रेड, येलो, अगेन येलो ले लो, पहला जो बैंड है ये वाला, ये रेड है, ये दोनों येलो हैं, इसको गोल्ड मान लो गोल्ड। क्वेश्चन करना, इसमें मान बताना है कि कितना होगा, प्रतिरोध का मान, न्यूनतम मान कितना होगा और अधिकतम मान कितना होगा। सभी लोग निकालेंगे इसका आंसर।
ठीक है। अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 240 प्लस 12, 252। क्या नहीं बन रहा तुम लोगों से? हम्म हम्म। अच्छा, अपने हिसाब से क्यों समझते हो? जो समझाया जाए वो समझो ना। अपने ही हिसाब से क्या दिमाग लगाते हो कि ऐसा हो सकता है, ये होगा? ठीक है, जो बताया गया है उनके उन कॉन्सेप्ट का उपयोग करो ना। बन जाएगा अब, आराम से बनेगा। एक और दे क्वेश्चन। रुको, इसका थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले। पहला ले लो ऑरेंज, दूसरा ले लो ग्रीन, तीसरा ले लो ब्लैक, चौथा ले लो गोल्डन अगेन, क्योंकि वाइट तो कलर दिखेगा नहीं। और सिल्वर कलर ले लें। इसको सिल्वर मान लो। करो। आ गया? हम्म
हाँ, नहीं बन रहा है। अभी तो बोल रहे थे हाँ बिल्कुल बन जाएगा। देखो, पहला कौन सा कलर है? पहला ऑरेंज है। ऑरेंज की वैल्यू कितनी होती है? 3। ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 10⁻0 प्लस माइनस 10⁻0 कितना हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा 35। इसका 3.5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू में 10% निकालोगे 3.5 आएगा। 35 माइनस 3.5 हो जाएगा न्यूनतम मान, और अधिकतम इसका हो जाएगा 35 प्लस 3, 38.5 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 31.5। क्या दिक्कत जा रही इसमें? हम्म? अच्छा, 10 ही मान लिया था उसको। 10⁻0 10। हम्म। पावर का कभी मल्टीप्लाई करते हैं क्या? कहाँ पढ़े हो गणित ये? क्या रहता है? बेसिक अलजेब्रा का नियम है ये। बेसिक गणित का नियम है ना कि a⁻0 कितना होता है? 1। ये नहीं बन रहा तुमसे। हम्म। अब बन जाएगा? और चेक करें एक बार। हम्म। चलो एक और ले लेते हैं लास्ट। चलो मैं सबका कलर एक कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ कि इसका कौन सा कलर है, ठीक है? इसको लिख लो ब्राउन, इसको लिख लो ब्लैक, ऑरेंज, और इसको लिख लो नो बैंड। चौथा कौन सा है? नो बैंड। ट्वेंटी परसेंट नो बैंड का पावर भी होता है क्या? फिर चौथे वाले में टॉलरेंस लिखते हैं ना, पावर थोड़ी लिखते हैं। पावर तो तीसरे वाले का लिखाता है ना।
तो सी ऑरेंज है ना, लिखा तो है नो बैंड। जब पढ़ा रहे थे कहाँ ध्यान था? नो बैंड का कितना टॉलरेंस बताया था? हैं? 20 था ना, 20% है ना। तुम्हें कुछ बन रहा है? सब डब्बा चल रहा है तुम्हारा? हैं? कॉपी नहीं लाए? अच्छा, काहे आए थे? खुद को काहे नहीं भूल गए? रास्ते में भटक जाते। हम्म, हो गया? तुम काहे नहीं भटक गए रास्ता? हम्म, ब्राउन का कितना होता है वैल्यू? ब्राउन का 6 होता है? कौन सी दुनिया में बी बी रॉय? 10 to the power ऑरेंज। ऑरेंज का कितना? 10 किलो ओम आ जाएगा। 10 का 20% कितना हो जाएगा? 2। तो न्यूनतम कितना हो जाएगा? 10 - 2। ठीक है, जाओ, छुट्टी हो गई, अब तो ऐश करो, जाओ। वायर जॉइंट। जॉइंट में बेसिकली क्यों लगाए जाते हैं? वायर को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे वायर है, वायर का एक फिक्स लंबाई होता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो मूल उद्देश्य ये होता है, जैसे वायर हमारा इतने बड़ा लंबाई है, इसको और लंबा करना है, तो बीच में हम क्या कर देते हैं? जॉइंट लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या लगाते हैं? जॉइंट। अब जॉइंट जब हम लगाते हैं तो जॉइंट को इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जॉइंट क्या होना चाहिए? इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, यानी मजबूत होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है क्या? मजबूत, ठीक है। तथा स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी मजबूत होना चाहिए, यानी स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम जॉइंट बनाएंगे तो जॉइंट मजबूत होना चाहिए, मतलब खींचने पे टूट नहीं जाए, ठीक है। और दूसरा, स्पार्किंग नहीं हो जॉइंट पे, क्योंकि स्पार्किंग होगा ना तो वायर मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला जॉइंट है, इस तरीके का डायग्राम बना आएगा पेपर में, ठीक है। और उस डायग्राम पे पूछेगा बताओ ये कौन सा जॉइंट है, तो सबसे पहले इसके नाम क्या है? पिगटेल जॉइंट, रैट टेल जॉइंट और ट्विस्टेड जॉइंट, ठीक है। पिगटेल जॉइंट, रैट जॉइंट और ट्विस्टेड जॉइंट। अभी इनका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। इनको बना के भी देखेंगे कि कैसे बनते हैं ये, क्योंकि पेपर में जब प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहाँ पर भी एक जॉइंट का क्वेश्चन पूछा जाता है जॉइंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जॉइंट बनाना भी आपको आना चाहिए, साथ ही साथ इस जॉइंट का उपयोग क्या होता है वो भी एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो ये कौन सा जॉइंट है? रैट टेल जॉइंट है, ट्विस्टेड जॉइंट है या पिगटेल जॉइंट है? इसमें क्या किया गया है? वायर को सिंपल लिया गया और उसको मोड़ दिया गया, ठीक है।
सिंपली इसको मोड़ दिया गया और इधर से इस वायर को लटका दिया और इसको इधर से लटका दिया, ठीक है। अब इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये वाला जो तार है, एक ये वायर अलग है, ठीक है, ये वायर अलग है, दोनों सेम डायरेक्शन से आए हुए हैं। ये वायर के ऊपर का ये वाला जो कोई एरिया दिखा रहा है, ये इंसुलेशन है, ठीक है। इंसुलेशन छीलेंगे पहले, तो इंसुलेशन छीलने की क्या होती है, एक टेक्निक होती है। उस आधार पर हम इसको छीलेंगे पहले। पहला काम होगा हमारा वायर को छीलना, ठीक है। वायर को छीलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो वायर को छीलने के लिए हम इलेक्ट्रिकल के चाकू का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल का नाइफ आता है इंसुलेशन हटाने के लिए, ठीक है। जो हम प्लास से हटा देते हैं ना इंसुलेशन, वो तरीका गलत होता है, ठीक है, बट ज़्यादातर लोग उसी से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायर का इंसुलेशन हटाते हैं। वायर का क्या करेंगे, इंसुलेशन हटाना है। पहला काम क्या है, वायर का इंसुलेशन हटाना है, ठीक है। सबसे पहला काम होगा वायर का इंसुलेशन हटाना, ठीक है। वायर का इंसुलेशन हटाने के बाद हम इस तरीके से इसको मोड़ देंगे। इस जॉइंट की खास बात ये होती है कि इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है। इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर वायर को खींचा ना जाना चाहिए, तनाव ना हो वायर पे, ठीक है। जैसे घरों पे हम क्या करते हैं, ये रेड टेल जॉइंट का उपयोग करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं वायर प्लस से, तो कौन सा जॉइंट हो गया, रेड टेल जॉइंट हो गया, ठीक है। तो रेड टेल जॉइंट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, घरों पर। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, घरों में, डोमेस्टिक पे, ठीक है। दूसरा बात ये होती है कि इसमें ये मैकेनिकली मजबूत होता है, ठीक है। इस मतलब यह मैकेनिकली यानी मजबूत होता है, मैकेनिकली स्ट्रांग होता है, नहीं सॉरी, मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकली स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रिकली स्ट्रांग होता है, ठीक है। मतलब स्पार्किंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन खींचोगे तो ये निकल जाएगा, ऐसे खींचोगे ना वायर तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस वायर में मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है। समझ में आया? हम्म, इसका और हम बने बनाए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। अब कौन से नाम से सर्च करें तो मिल जाएगा, पिगटेल्स के नाम से सर्च करते हैं कि रेड टेल पे चूहे हुए ना दिखाने लगे। सर्च इमेज, पिगटेल जॉइंट, ठीक है। बना बनाया देखना है तो बना बनाया भी है, रेड टेल जॉइंट, पिगटेल जॉइंट, ये देखो। नहीं नहीं नहीं, बस ये ओरिजिनल वाला देख लो, बोल रहे हो ना कि तार है कि क्या है ना, ऐसा लग रहा है ना कि तार नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनल ऐसे बनता है, ठीक है। ट्विस्ट कर दी, इसको क्या नाम है इसका, रेड टेल जॉइंट। इस जॉइंट में कोई खास बात नहीं है, मोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, मैरियॉट जॉइंट, ठीक है।
मैरियार्ड जॉइंट में देखो इसका उपयोग किया जाता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर पे, मतलब एक से ज़्यादा तार जिसमें होते हैं, ठीक है, जैसे 2-4 तार होते हैं उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, मैरियार्ड जॉइंट का। हालांकि ये वाले तार हमें मिलते नहीं हैं, एकदम महीन पतले वाले तार हमें मिलते हैं, ठीक है। तो मैरियार्ड जॉइंट जो है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से वायर को आपस में फंसा लेते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से बाउंड कर देते हैं, इसको इधर और इसको इधर बाउंड कर देते हैं, ठीक है। ये सिंगल कंडक्टर पे ज़्यादा अच्छे से बनता है, ठीक है। इसमें भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, खिंचाव इस पर कम होगा। जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे खिंचाव का जहाँ पर कम होता है वहाँ पर हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता अच्छी होती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम, ठीक है। ये हो गया हमारा मैरियार्ड जॉइंट। ये इसके डायग्राम से समझ में आना चाहिए, ठीक है। डायग्राम देख के समझ में आ जाए कि ये कौन सा जॉइंट है, मैरियार्ड जॉइंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कौन से जॉइंट पे, टी जॉइंट पे, ठीक है। ये कहाँ पर किया जाता है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ठीक है। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जानते हो, हाँ 3 तार जाते हैं ना घरों के बाहर, ठीक है, वो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, ठीक है। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है, ठीक है, आप सा इमेज में भी देख सकते हो, घर के बाहर ये देखने को मिलेगी हमें। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में टेपिंग निकालना है ना, तो हम यहाँ पर इनका उपयोग करते हैं, ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमें कहाँ कहीं पर टेपिंग निकालनी हो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे, जैसे ये लाइन है, ठीक है, इस पर हमें कहीं पर टेपिंग निकालनी हो तो हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। वायर को नीचे निकालना हो, ठीक है, तो हम इसका उपयोग करते हैं, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ठीक है। इस पर करते हैं किसके लिए, सर्विस कनेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का सर्विस कनेक्शन निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये कई सारी जगह, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जॉइंट लगाएंगे लेकिन ये मैरियार्ड जॉइंट नहीं है, ये यहाँ पर वो लगाया गया है जंपर, ठीक है, जंप करने के लिए। तो ये हो गया हमारा कौन सा जॉइंट, टी जॉइंट। टी जॉइंट में आधे तार हम यहाँ से लेते हैं और कुछ इधर घुमा देते हैं, कुछ इधर घुमा देते हैं और कुछ इस पर घुमा देते हैं, ठीक है। जब हम इनको बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर जानकारी पता चलेगी। बस अभी इनके डायग्राम देख लो और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है वो देख लो, ठीक है। इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ दोनों अच्छी होती है, ठीक है। हाँ फाइल में जॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इनको प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखना है, ठीक है। हाँ इसका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। प्रैक्टिकल और बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, यूज होते हैं, जो आ सकते हैं पेपर के एग्जाम में, वो वाले प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल भी बनाना है, मैं प्रैक्टिकल का भेज दूंगा क्या लिखना है प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लिख के आना, तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में फिर इसके जॉइंट्स वगैरह बना लेंगे, ठीक है। ये होता है ब्रिटानिया जॉइंट। ब्रिटानिया जॉइंट में ये 2 तरीके के तार होते हैं, ये तार अलग से उपयोग किया जाता है, सोल्डर तार जिसको उपयोग कर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एल्युमिनियम का 4M, हाँ नहीं नहीं नहीं, मशीन के अंदर नहीं है ये, इसको नाम है ब्रिटानिया जॉइंट, ठीक है। ये भी ओवरहेड लाइन में आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, यूज टू ओवरहेड लाइन, ठीक है। वेयर नहीं, स्ट्रीट लाइट अलग है,
ठीक है। टेपिंग्स यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे हमारे पास दो कंडक्टर है, ठीक है। तो दो कंडक्टर को जैसे ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, आगे हमें और बढ़ाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, टेपिंग लगाते हैं, ठीक है। तो टेपिंग लगाते हैं, तो अगर 4 mm से ज़्यादा 4 mm से ज़्यादा मोटा तार है, ठीक है, ये वाला तार जो है एल्युमिनियम का होना चाहिए, और 4 mm से क्या होना चाहिए, मोटा। ये भी 4 mm से मोटा होना चाहिए, 4 mm से क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। इस तार की खास बात क्या है कि ये तार अलग होगा और ये तार अलग होगा, ये पतला होगा लेकिन सेम मटेरियल का होगा। जैसे एल्युमिनियम का है ना, तो ये भी एल्युमिनियम का होना चाहिए, लेकिन सेम होगा, ठीक है, मटेरियल सेम होगा लेकिन ये पतला होगा। ये सिर्फ बांधने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे खिंचाए नहीं। और जब प्रैक्टिकल के लिए मैं भेजूंगा ना, तो उसमें लिखा होगा कि जो तार कौन सा लगेगा, कौन सी क्या चीज़ें लगेंगी, उसमें लिखा होगा, ठीक है, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होगा, तो बनाओगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि सारे तार मिलते नहीं हैं, क्योंकि सारे तार उपयोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो तार मिल जाएंगे, जितने हो जाएंगे तो उतने कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ब्रिटानिया टी जॉइंट, ठीक है। ब्रिटानिया टी जॉइंट में क्या होता है, जैसे ये तार सीधा गया है, ये तार सीधा गया, वो ब्रिटानिया जॉइंट था, ये ब्रिटानिया टी जॉइंट है, ये सीधा तार गया है। उस पर हम एक इस तरीके से एल बनाएंगे, ठीक है, और ये तार को ऐसे कर लेंगे, फिर हम ये वाइंडिंग वायर लेके बांध देंगे। इसका नाम होगा ब्रिटानिया ट्री जॉइंट। ब्रिटानिया ट्री जॉइंट और टी जॉइंट में क्या अंतर है, देखो ये दो कंडक्टर को हमने जॉइंट करके आगे बढ़ा दिया था, और इसमें हमने क्या करी है, टेपिंग निकाली है, ठीक है। इसमें हमने क्या करी है, टेपिंग निकाली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि ट्रांसफार्मर लगाना है, ट्रांसफार्मर लगाना है, ठीक है, वो तार जा रहा है ऊपर से, तो एक ट्रांसफार्मर लगाना है, तो हम फिर वहाँ पर क्या करते हैं, टेपिंग लगा लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम टेपिंग का उपयोग करते हैं। इसका भी उपयोग कहाँ करते हैं, ओवरहेड लाइन में टेपिंग निकालने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, ठीक है। उसके बाद ये देखो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ये भी हमें कई बार पूछा जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम दो तार लेते हैं, ठीक है, सेम डायामीटर के, ठीक है। इसका भी उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है, कंडक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसके एक तार अपोजिट में लेंगे एक दूसरे के, और इसको इधर ट्विस्ट किया है तो इसको इसके अपोजिट में ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। जिधर इसको घुमाया है, इसको उसके जस्ट विपरीत घुमाएंगे, ठीक है। एक बार करोगे प्रैक्टिकल तो समझ में आ जाएगा, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका भी उपयोग कहाँ किया जाता है, ओवरहेड लाइन में, लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट के बाद सेफर्ड जॉइंट है, ठीक है। इसमें एक जॉइंट कौन सा होता है, सेफर्ड जॉइंट होता है, ठीक है। ये भी हाँ हाँ, अभी एक बार थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, फिर जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस जॉइंट इज यूज टू लार्ज कंडक्टर वेयर गुड अपेयरेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो कंडक्टर है, यहाँ पर हमारे पास कितने कंडक्टर हैं, दो, ठीक है। एक सेकंड रुकना, हेलो, हाँ, क्लास है अभी, क्लास अभी छोड़ेंगे 10 मिनट से, बताओ ना। लग गई शायद, हाँ हाँ हाँ, क्यों, हम्म, अच्छा, उनके, चलो हम बताते हैं बात करके, है ना। हम्म, ठीक, ठीक है। तो ये है कौन सा जॉइंट, सेफर्ड जॉइंट। दिस जॉइंट इज यूज टू लार्ज सिंगल कंडक्टर। एक हमारे पास बड़ा कंडक्टर है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से काट देंगे, और इसको फिर हम यहाँ पर वायर को ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर हमें अच्छा लुक चाहिए,
ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी चाहिए, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अर्थ कंडक्टर में, ठीक है। तो इसका सेफर्ट जॉइंट का उपयोग कहाँ में किया जाता है? अर्थ कंडक्टर पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका उपयोग किया जाता है अर्थ कंडक्टर में। जो अर्थ वाले कंडक्टर होते हैं ना, उनके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये होता है प्लेन टैप जॉइंट। प्लेन टैप जॉइंट पे हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा तार है, इस तार से इंसुलेशन यहाँ से भी छील लेते हैं, यहाँ से भी छील लेंगे दोनों तरफ से, और फिर इसमें डायरेक्टली वायर को लपेट देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली वायर को हम इस तरीके से लपेट देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नॉटेड जॉइंट। नॉटेड जॉइंट में हम, अच्छा ये एरियल टैप जॉइंट है, ठीक है। एरियल टैप जॉइंट में हम यहाँ से तार लाएंगे, यहाँ से फिर इसको ऐसे करके ट्विस्ट करके ऐसे ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। इसका नाम है एरियल टैप जॉइंट, ठीक है। एरियल टैप जॉइंट के बाद ये क्या है? नॉटेड जॉइंट। नॉटेड जॉइंट में क्या होता है कि ये तार इधर से गया, ठीक है, और ये वाला उसके अपोजिट से यहाँ से ये गया, फिर ये ऐसे घुमा के हम ऐसे ऐसे फिर ट्विस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर गांठ लग जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? नॉटेड जॉइंट, ठीक है। नॉटेड जॉइंट बहुत मजबूत होता है, ठीक है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तन्य क्षमता, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है? ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद एक होता है ये डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट। डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट में एक हम इधर से लाते हैं, ठीक है, और एक इसके अपोजिट में, और एक दूसरे को ऐसे ट्विस्ट कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डुप्लेक्स क्रॉस जॉइंट। चार नहीं, दो हैं, एक तार ये है, एक ये है, ठीक है। यहाँ बीच में इसका उपयोग किया जाता है दो टेपिंग निकालने के लिए, ठीक है। इसका यूज दो टेपिंग निकालने के लिए किया जाता है। कितनी टेपिंग? दो टेपिंग, ठीक है। एक साथ दो टेपिंग निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये लास्ट है, इसमें डबल क्रॉस टैप जॉइंट, ठीक है। वो डबल क्रॉस, ये डुप्लेक्स था, वो डबल है। डबल का मतलब होता है बीचों बीच, एक इधर निकल जाएगा और एक इधर, तो डुप्लेक्स और डबल में ये अंतर होता है, ठीक है। ये बीचों बीच है, वो डबल। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि डुप्लेक्स है कि डबल है, ठीक है। जब ये एग्जाम में आता है तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो डुप्लेक्स में दोनों बीच में रहेंगे, और डुप्लेक्स में दोनों साइड में रहेंगे, डबल में बीच में रहेंगे। एक इधर जाएगा और एक, हाँ, डुप्लेक्स में साइड में रहेगा। इस तरीके का अगर डायग्राम आता है साइड में तो डुप्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो बाद में कराएंगे। ये है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे हमें तार का साइज पता चलता है, ठीक है। तार का साइज पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तार का साइज पता करने के लिए। देखो इसमें यहाँ पर जिसमें वायर इजीली घुस जाएगा ना यहाँ से, वो उसका साइज होगा। सबसे बड़ा जो आकार होता है वो 0 का होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा आकार 0 का होगा। 0 SWG का जो होगा वो सबसे बड़ा सबसे मोटा माना जाएगा।
नहीं नहीं, एस डब्ल्यू जी है, इसको एम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी टेबल रहती है एक, उस टेबल से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, और 36 नंबर का वायर सबसे पतला होगा। ठीक है, हाँ सबसे मोटा, हाँ सबसे मोटा कौन सा होगा? 0। और सबसे पतला हम्म, घरों में कौन सा तार? उसमें कॉपर का उपयोग करते हैं 1.5 mm का। ठीक है, और 2.5 का करते हैं पावर के लिए, वो जल्दी फॉल्ट नहीं होता। ठीक है, 1.5 का करते हैं और 2.5 का। 1 का भी लगा लेते हैं, जैसे ट्यूबलाइट जलाना हो तो हम 1 का भी लगा सकते हैं।